आपको पता है कि पेपर अब टाइम बचा है नहीं, तो आप प्रैक्टिस सेट जो मॉडल पेपर है उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे पेज नंबर 43 से। पहला क्वेश्चन देखो, भाषाहरता वाला देखेंगे, ठीक है। कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका पहला सही हो जाएगा स्टैलियन। अगला है कि आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाज नॉट द रेड ऑन बट द ब्लू वन, which word in the above sentence is used as a conjunction, choose from the words given below। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बट, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मिस्टर मोहन इज अवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग। तो कह रहा फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है प्रीपोजिशन गिवन बिलो। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अबाउट, यहाँ हो जाएगा टॉकिंग अबाउट, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इज द पॉजिटिव नहीं अपोजिट ऑफ जो है अम्यूजिंग। तो इसका फोर्थ का क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा बोरिंग, ठीक है। अगला है द बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड ए एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बॉय मैन अंकल फायरमैन ग्रैंड फादर बिलोंग टू एक सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा मस्कुलिन जेंडर इस सब में। फिर अगला है चूज द वर्ड व्हिच मीन द सेम एज ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा काइंड, ठीक है। फिर हैव ट्रस्ट, फिर स्पेस गॉड एंड डू द राइट सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है, भगवान में विश्वास। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 9 से 11 नीचे दी गई गद्यांश को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर लिखें। तो देखो, वो माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरदकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत को कष्टदायक गर्मियों के बाद भी इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य भी कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येलोपुर में जो है चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। तो अब इसका आंसर देखो, कह रहा सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे, ठीक है, क्यों लगा करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पिकनिक के समान होने के कारण। फिर है इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा शरदकालीन दौर का मजा। फिर इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? गंवाना नहीं है और सब हो सकता है। फिर अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति किनकी है? तो ये किसकी है? जो है महादेवी वर्मा का। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा जो है संक्रामक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकट। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ से थोड़ा एक चीज़ देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब सांड होता है। और ड्रैक, ये जो ड्रैक है इसका मतलब होता है नर बतख। और आपको पता है ये जो क्या नाम है, कहाँ गया ये, मस्कुलिन ऑफ काऊ, ठीक है। तो सांड हो जाएगा ये, ठीक। किसका सांड? स्टैलियन मतलब हो जाएगा सांड, ठीक है। और स्टीर मतलब बछड़ा हो जाएगा। और ड्रैग मिस हो जाएगा क्या? ड्रैग मिस हो जाएगा नर बतख।
आपको पता है कि जेंडर का मतलब होता ही है, क्या होता है जेंडर का मतलब? जेंडर का मतलब होता है हंस, ठीक। इस कारण जो है इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। दूसरा में बट आएगा। आपको पता है कि बट, एंड, दो, आल दो, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, ये सब जो है कंजक्शन ही होते हैं। फिर तीसरा में आपको ये चीज़ बताया कि अबाउट यहाँ पे क्यों आया, तो प्रीपोजिशन जो अबाउट के बारे में अगर कहें तो जो है इसका उपयोग जो है किसी भी बातचीत या वो चर्चा के विशेष को इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फोर्थ मैंने इसमें बताया था बोरिंग। तो आपको पता है कि जो विनोदी या जो मनोरंजक, जैसे समथिंग दैट केसेस वन द लाफ, आर जो स्माइल, फनी, जो है ह्यूमरस और लाफेबल, इसका जो है एंटोनिम जो होता है वो बोरिंग ही होगा। बोरिंग जो एडजेक्टिव है ये नीरस, अरुचिकर, नॉट ऑल इंटरेस्टिंग, जो है डल, रेडियस को दिखाता है, ठीक है। जैसे वाक्य प्रयोग में देखें तो ही इज़ वेरी अम्यूजिंग पर्सन, द मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई फेल स्लीप। अब जैसे फिफ्थ में देखो, इसमें मैंने बताया कि जो एथीस्ट है, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, मतलब वन हु हैज़ नो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस मतलब ऑफ गॉड। जैसे जनरली फ्लावर्स आर प्लग्ड एंड जो है ग्रुप्ड टुगेदर व्हिच यू होल्ड टुगेदर और द टुगेदर टू पुट इन अ वेस और गिव इट एज प्रेजेंट, देयर फॉर अ bunch of flower that someone has or arranged in the attractive way is called a जो है बकेट हो जाएगा। अब फिर हमने जो 6 वाला बताया, इसमें देखो, इसमें मैंने क्या बताया, इसमें यहाँ पे जो मस्कुलिन जेंडर बताया, क्योंकि दियर आपको पता है दियर आर 4 जेंडर होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर और एक कॉमन जेंडर। मस्कुलिन नाउन जो होता है रेफर टू वर्ड फॉर मेल फिंगर और मेल मेंबर ऑफ अ स्पीच, इसलिए जो होता है मैन, बॉय, एक्टर, हाउस, ईटीसी इसमें हो जाएगा। अभी 7 में बताया, इसमें जो काइंड क्यों आएगा, क्योंकि जो ह्यूमन जानते हो, ह्यूमन जो होता है वो एडजेक्टिव, जैसे मानव, उचित, जैसे मानवीय जो होते हैं हैविंग और शोइंग काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग स्पेशली टू अ जो है पर्सन और एनिमल दैट इज सफरिंग जो है कंपेजिनेट जो हो जाएगा गुड। और फिर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इट रिफर टू द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, हैंस काइंड इज द जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हियर, ठीक है। इसलिए फिर अगला देखें, आपको जो है ये वाला बताया था कि इन इसमें क्यों आएगा, क्योंकि इसमें इन इसलिए आएगा क्योंकि ट्रस्ट जो है एक नाउन है। नाउन मतलब ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास, बिलीफ, ठीक है, फेथ। तो वाक्य प्रयोग अगर देखें तो वी वर रॉन्ग टू पुट आवर ट्रस्ट इन हियर। फिर हम इसमें आपको बताए ही हैं, इसमें कहाँ गए, एक सेकंड, ये पिकनिक के समान होने के कारण। तो आपको पता है कि जो गद्यांश अभी पढ़े हैं उसमें क्या है, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी की पिकनिक के समान होने के कारण जो है अच्छे लगा करते थे, ठीक है। फिर 10वां में तो हो ही जाएगा कि अनुच्छेद का जो उपयुक्त शीर्षक जो है शरतकालीन दौर में मज़ा जो है। फिर इनमें से बताया हासिल का, ठीक है, कि हासिल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ल जो है प्राप्त होता है, लब्ध होता है, उपलब्धि होता है, जबकि गंवाना एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। और फिर इसमें महादेवी वर्मा बताया, महादेवी वर्मा जो है छायावादी कवयित्री थी, कवि नहीं थी। इनकी जो कविता वो रहस्यात्मकता पाई जाती थी, और ये जो कह दिया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता महादेवी वर्मा का है। फिर अगर अभी 13 तो ये संक्रामक हो ही जाएगा। और 14 में आपको पता है कि जो पंख होता है, पंख का जो तत्सम होगा पक्ष होगा, पत्थर का पाषाण, पंछी का पक्षी और प्रगट का प्रकट होता है, ठीक है। अब हम 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे यदि मुकेश मेरे पास आया तो मैं कर्नाटक चला जाता, तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मतलब क्या होता है,
यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, तीसरा सही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसमें से तीसरा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। कह रहा है रूप में व्यक्त कर, अंत बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, परिणाम खराब करना। ठीक, मतलब कि परिणाम खराब करना मतलब एक वाक्य प्रयोग करो तो अच्छा भला व्यापार जो होता है चल रहा था, लेकिन रमेश की एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। ठीक है, फिर अगला है वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं शब्द आते हैं वे सामान्य वर्तमान जो है उदाहरण होते हैं, जैसे वह रोज देर से उठता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सामान्य वर्तमान। फिर 16 नंबर का जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि जो है सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे क्रिकेट खेलना। ठीक, फिर अगला है अलंकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अलंकार के संबंध में जैसे बहुत सारे कथन सही होते हैं, जैसे एक सेकंड इधर देखें, ये हो जाएगा इसका देखो 19वां जो हो जाता है, इसमें क्या है आपको पता है कि जो तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की जो है पुनरुक्ति को जो है लटानुप्रास कहते हैं, और श्लिष्ट जो पदों में अनेक अर्थों का जो कथन श्लेष अलंकार है, और भिन्नार्थक अर्थात जो निरर्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं 20वां नंबर की कह रहा है इनमें स्त्री लिंग शब्द कौन सा है, तो व्याख्या जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे जो है कर्तृवाचक कृत या प्रत्यय कहते हैं, जैसे वाला प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं पढ़ने वाला, गाड़ी वाला, लिखने वाला, रख वाला, ये सब हो गया। फिर तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 21 का, इसमें हो जाएगा वाला। ठीक, फिर है अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसमें अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ न डरना है, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, न डरना। मतलब वाक्य प्रयोग अगर करें तो कहें आजकल के बच्चे बड़ों का अंकुश नहीं मानते। फिर हम अगला देखते हैं सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्वोपरि में गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद जो होता है वो सर्वधन ऊपरी होगा, सर्वधन ऊपरी, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, 23 का हो जाएगा फर्स्ट। अब हम 24 देखते हैं निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान करिए, तो आपको पता है कि अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम ये हो जाएगा। ठीक, और इसको अल्प विराम कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे फर्स्ट वाले को अर्ध विराम, और इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और जो केवल बिंदी रखा रहता है मान लो ये, तो इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। फिर हम अगला देखते हैं, कह रहा है यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य को ना करने का आदेश मिल रहा है उन्हें जो है क्या कहते हैं, निषेधवाचक जो है वाक्य कहते हैं, जैसे ना, नहीं, मत, मना। उदाहरण यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अगला जिस समास में दोनों पदों के माध्यम एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वो किस प्रकार का समास कहलाता है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, जो है पहला बहुब्रीहि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, किंतु समस्त पद कोई तीसरा अर्थ देता है, जैसे गजानन अर्थात
गणेश। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो समिति होगा, ठीक है, समिति। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, समिति, ये वाला होगा। फिर यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे जो है उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और कारक चिन्ह कौन से होते हैं, का, के, की, रा, री, रे, ना, नी। उदाहरण जैसे अगर देखो तो यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, संबंध कारक। अगला है इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, नुक्ताचीनी। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तालव्य घोष वर्ण जो है जा, झा और इया हो जाएंगे। तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो गया। अब हम दूसरा प्रैक्टिस सेट इधर देखते हैं। जैसे मॉडल पेपर 2 है, भाषा हर्ता, कह चूज द सेंटेंस इन व्हिच करेक्ट फॉर्म द प्रोनाउन इज यूज्ड। तो इसका कौन सा होगा कि देखो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें कह रहा है, देखो कह रहा है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स जो है वर्डिक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो जूरी के लिए किया गया जो इट्स है, ठीक, जो इट्स वो क्या हो जाएगा, इट्स का प्रयोग सही है, ठीक। मतलब कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स, ये वाला सही है, ठीक। अगला है कि डोंट यू लाइक कॉफ़ी, चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो आस्क हिम के साथ पास्ट टेंस ही लाइक्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, बाकी सही है। आस्क्ड हिम व्हाई ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिडंट लाइक कॉफ़ी। तो ये सब सही हो जाएंगे, बाकी ये गलत है। थर्ड है कि सीता वाज रीडिंग द गीता, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू जो है पैसिव। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला जो लिखा है द गीता वाज बीइंग रीड बाय सीता, ये जो होता है, ठीक। जैसे कि जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में है, इसका जो पैसिव बनाओगे तो बनेगा द गीता वाज बीइंग रीड बाय सीता होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड का पहला सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम ऑफ, जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा CEASE। तो इसका क्या होगा आंसर, इसमें जो हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो पहले इसमें जो थर्ड वाला गीता वाला आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, जब एक्टिव, ठीक है, एक्टिव बराबर क्या होता है, एक्टिव जब बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर लगा दूंगा प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। अब जिसे फोर्थ अभी जब समझा रहे थे तो इसमें क्या है, सेकंड वाला जो स्टॉप दिया है, स्टॉप, ठीक, इसमें क्या है, विगेन वर्ब जो होता है वो आरंभ करना, और परफॉर्म और अंडरगो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब क्रिएट वर्ब जो संरचना करना हो जाएगा, और ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और जो केस हुए वर्ब उसमें क्या होता है, समाप्त करना या करना। तो कम टू एन एंड चेज द टीज टू हेल्प जो है हैपन स्टॉप। अतः जो केस का जो सिनोनिम्स होता है, ठीक है, होता है स्टॉप, जिसे वाक्य प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग इन द एरिया एज नो केज्ड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा। और फिर हम इसका व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ
जो है बैचलर, इसका देखेंगे तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेंटर, क्या हो जाएगा? स्पेंसर, ठीक है। इसका ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहिता, ठीक। चिरकुमारी मतलब एन अनमैरिड वोमेन या टिपिकली एन ओल्डर वोमेन या बियॉन्ड द यूजुअल एज फॉर मैरिज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता हो गया, मैंने बता दिया है कि स्टॉप इसमें हो जाएगा स्पेंचर। फिर अगला है 6 वाला। इसमें क्या है 6 में? चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द अपोजिट, जो है माइनर, तो ऑफ माइनर। तो इसमें माइनर एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया महत्वहीन या तुच्छ या गौण, ठीक है। यूनी इम्पोर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट या नॉट वेरी, बिग मतलब ट्रिवियल। मेजर जो है, मेजर ये वाला, मेजर में क्या हो जाएगा? मेजर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब महत्वपूर्ण, बड़ा या वेरी लार्ज और इम्पोर्टेंट। वाक्य प्रयोग जब इसका करोगे तो शुगर इज अ मेजर केस ऑफ टूथ जो है डिके, इट इज़ ओनली अ माइनर प्रॉब्लम, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा मेजर। अगला है लुक, वी, फिर स्पेस दिया है, टू क्रेज मतलब यूज करेक्ट टेंस कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर गोइंग का प्रयोग होगा क्योंकि सुनिश्चित भविष्य की योजना स्पष्ट है इसलिए, ठीक। तो इसमें से दूसरा आर गोइंग सही हो जाएगा। फिर है आई विश, फिर स्पेस दिया है, आ बेटर मनी, यूज सुटेबल वर्ब फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाक्य से विश स्पष्ट है अतः वर्ब का जो है सब्जेक्टिव मूड प्रयुक्त होगा। इन द फ्रेज आई विश आई हैड इज द पास्ट सिंपल फ्रॉम द वर्ब टू हैव, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताओ? जो है 8वें का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हैड सही हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। इसमें देखो पढ़ो, कह रहा है कि क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा वर्ण के कारण होता है, इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। पौधे की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिलाइड सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ है जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे जो है पारफिरिन कहते हैं। पारफिरिन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। अब फिर देखो इधर कह रहा है कि होते हैं विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न जो अभिकर्मकों के उपचार से क्लोरोफिल से अनेक उत्पाद प्राप्त हुए हैं जिसे पता चलता है कि क्लोरोफिल में पायरोल केंद्रक होते हैं। प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है। वास्तव में पौधों का हरा होना आवश्यक। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पापा का फ़ोन आ गया था। देखो, जिनसे पता लगता है कि क्लोरोफिल में पायरोल केंद्रक हैं। प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है। वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल की ही वो वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसका आंसर देना है। पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
आपको पता है कि पौधों की छोटी छोटी संरचना को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसमें जो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो तीसरा क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला है पारफिरिन में कौन कौन से गुण होते हैं? तो जो पहले दिया है गद्यांश में उसके अनुसार जो पारफिन में अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण होते हैं। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, अम्ल और क्षार। इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, इसलिए जो है किताब विदेशी शब्द है। हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, कुतः, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जैसे अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, और तद्भव जो होते हैं वो आग, खेत, सूरज। देशज थैला, पगड़ी और गाड़ी। और जो विदेशज होते हैं उसमें अरबी, विदेशज में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी, डच भाषा के जो है शब्द आते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 12वें का? वो दूसरा हो जाएगा, विदेशज। फिर है दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। तो स्त्रीलिंग जो है 13वां क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है परोपकारिणी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा? जो एकता लिखा है पहला वाला, ये जो है शब्द की शुद्ध वर्तनी होता है एकता, ठीक, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भाववाची का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पहले जैसे ये तीसरा हो जाएगा, धूप से चला नहीं जाता, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए वहाँ जो है भाववाची होता है, और इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। उदाहरण जैसे धूप में चला नहीं जाता। अगला कह रहा है कि संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो पहला ही सही हो जाएगा, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, ठीक। तो आपको पता है कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र, साधारण या प्रधान उपवाक्य होते हैं, जैसे कि ये लिखा ही है कि छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। अब 17वां नंबर देखते हैं कि अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह जो है प्रयोग किया गया है? तो जो विस्मयादि बोधक, मतलब ये पहला विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो वक्ता या लेखक अपने शब्दों को हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय या ग्लानि आदि शब्दों या भावों को व्यक्त करता हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है, चिन्ह को ये इस तरह होता है, ठीक है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची निलय, निवास, गृह, निकेतन होता है, ठीक है। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है प्रवास, ये नहीं है, ठीक है। पवनाशन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास में समस्त पद में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि मतलब इसमें क्या होता है, बल्कि इसका तीसरा अर्थ होता है। उदाहरण जैसे पवनासन का मतलब हो गया पवन है आसन जिसका, तो इसमें जो है दूसरा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें कली का क्या हो जाएगा? कलयुग हो जाएगा, और कली का मतलब होता है कलिका, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसमें जो है जिसके पास कुछ ना हो उसको अंकिचन कहते हैं, ठीक है। और फिर है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जैसे अलभ्य, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये अकिंचन हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वन, जंगल और बिटप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन। और आपको पता है कि मधुकर का पर्यायवाची भंवरा और भ्रमर होता है, पुष्प का पर्यायवाची कुसुम फल होता है, लता का पर्यायवाची बल्ली, लतिका और बेली होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न
में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता है कि मुहावरा मतलब नाच, ये नाच नचाना का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा मनचाही करवाना। जब वाक्य प्रयोग करेंगे जैसे रामचंद्र जब से गांव सरपंच बना है तब से वो हर किसी को नाच नचाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, मनचाही करना। अगला है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक बुराई पर दूसरी बुराई है। वाक्य प्रयोग जब करोगे जैसे अमन वैसे ही शरारती है और जब उसे दादी का साथ मिल जाता है तो वो शेर बन जाता है। यहाँ वो कहावत जो है चरितार्थ हो जाता है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो यहाँ पे उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष और अंत का आरंभ अध का पतन होता है। अगला राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे आपको पता है अगर हम यहाँ पे दूसरा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम जातिवाचक कहें तो उसमें पर्वत नदी आ जाएगी, व्यक्तिवाचक में जैसे राम आ जाएगा और समूहवाचक में टोली और भाववाचक में हंसना गर्मी, ये सब हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है, मुझे दिख रहा है। कह रहा है 27, कह रहा है जैसे, एक सेकंड, कह रहा है कि जैसे वो आया, ठीक है, ये देखो वो आया वैसे, ठीक, ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम जो है सर्वनाम का प्रकार है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? आपको पता है कि इसका आंसर तो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका जो कि जो मतलब जिसका जो कि जो सो जितना जैसे उतना आदि। उदाहरण जैसे वो आया वैसे ही चला गया। अगला है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय या उपमान के सामर्थ्य का आरोप करके और दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में ही वर्णन किया जाता है। उदाहरण जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। इसे वाक्य क्या है? वो व्यक्ति जो दूसरों को अपनी तरह समझता है। ये जो है सरल वाक्य में है। जिस वाक्य में एक ही विधेय अर्थात क्रिया एवं एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर हम अगला और लास्ट देखते हैं कि किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुपसर्ग से बने शब्द होते हैं जैसे अनुपम, अनुचित। अनुगमन में अनुपसर्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? तीसरा, अनुगमन, ठीक है। अगला नहीं, ये है दूसरा सेट। अब हम तीसरा सेट देखेंगे। देखो तीसरा सेट देखेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट तीसरा। कह रहा है कि कीप द गेट क्लोज्ड, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो एक सेकंड, कि इसमें से तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो दिए गए विकल्प में ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज जो है ये सही है, ठीक। अगला है चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो जिम्नेजियम जो है इसका जो प्लूरल हो जाएगा जिम्नाजियम्स, ठीक है, जिम्नाजियस, क्योंकि अन्य विकल्पों का प्लूरल जो दिया है वो सही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला है चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। करा अ स्टिच इन टाइम सेव्स
तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि प्रोवर्ब होता है ये, स्टिच ऑफ टाइम सेव्स 9, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा 9। ठीक, अगला देखते हैं 4th नंबर। कह रहा व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट। तो इसमें आपको पता है कि काउंटेस जो नाउन इज़ द वाइफ, ठीक, और विंडो ऑफ अ काउंट और ईयर्ड अ काउंटनेस, मतलब काउंटेस इज अ जो है नोबल वोमेन जो इक्वल इन स्टेटस टू एन ईयर और अ काउंट। जैसे जो बरोन में जो यम है तो क्या हो जाएगा, बैरोनेस हो जाएगा, यफ हो जाएगा मतलब फेमिनिन, और जो वेटर मतलब मेल्स है, और इसका फीमेल जब बनाएंगे तो जो है बेटरनेस हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, काउंटेस। फिर है अगला, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट, जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ ड्रेडफुल। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ड्रेडफुल जो है वो एडजेक्टिव है, मतलब भयानक या अरुचिकर। जो इसका कॉजिंग जो है डिसकम्फर्ट, ठीक है, वेरी अनप्लीजेंट, ट्रिबल, क्या हो जाएगा, ट्रिबल शॉकिंग। अगर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा क्या, माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज जो है ड्रेडफुल, द वोमेन हैड अ प्लीजेंट फेस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, अनप्लीजेंट। अगला है चूज द वर्ड विच मीन्स द, जो है मीन्स द सेम एज अलर्ट। तो आपको पता है पहले इसका जो है इसमें बताया कि क्या हो जाएगा, माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज ड्रेडफुल, और दूसरा अगर देखें तो द वोमेन हैड अ प्लीजेंट फेस, ये तो बता ही चुके हैं। तो इसमें जो देख लीजिए अलर्ट, अलर्ट मतलब है, अलर्ट कौन सा शब्द हो जाएगा, एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है सतर्क या सावधान या चौकस। जैसे जो है विजिलेंट, वाचफुल, केयरफुल या जो है अटेंटिव। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वी आल हैव टू स्टे अलर्ट। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वाचफुल, तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सातवां, आ हेटर ऑफ वुमेन इज जो है कार्ड, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इसका हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता है कि मिजोजिनिस्ट हो जाएगा, नारी देसी, ठीक है, द्वेषी। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, और जो वारिन का मतलब होता है बंजर, अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, और जो ऑडियंस होती है, मतलब ऑडियंस जो होती है उनको बोलते हैं श्रोतागण। जैसे एन एजेंबली या असेंबली ऑफ जो है लिसनर्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, मिजोगाइनिस्ट। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ही इज पुअर, फिर स्पेस ही इज ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा, बट लग जाएगा यहाँ पे, तीसरा है, क्योंकि देखो बट जो होता है दो विरोधाभासी उपवाक्यों को जोड़ता है, बिकॉज जो है कारण दर्शाता है। अगर यहाँ देखें तो आल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब हम अगला देखते हैं, अब हम गद्यांश देखते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आंसर देना है। कह रहा है भारतीय हिंदू समाज में जितने पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें नवरात्र का विशिष्ट स्थान है। नवरात्र जो है वो शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही शिव का सृजन करती है, शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संहार करती है। नवरात्रि त्यौहार के आखिरी दिन विजयदशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। गुजरात के बड़ोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्यौहार के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 लाख लोग गरबा खेलने नृत्य के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। गरबा नृत्य सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं, इस दिन प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार भारत के जो है पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ भक्त जो है दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं और उनमें सुख शांति की कामना करते हैं। कई जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ हजारों की तादाद
में लोग पहुंचते हैं। 10वें दिन पश्चिम बंगाल के लोग माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देते हैं। भारत के पश्चिम राज्यों में नवरात्रि का एक अलग ही रंग दिखता है, जहां शाम के समय डांडिया खेलते हैं। अगर हम आसान शब्दों में नवरात्रि के महान पर्व का उल्लेख करें तो यह एक ऐसा मुख्य त्यौहार है जो भारत के हर कोने में मनाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन नवा पूछा है कि किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल बनाए जाते हैं। तो इसका अभी आपने पढ़ा है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें देखो दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल सजाए जाते हैं। फिर अगला है कि नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है। तो नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला है नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नवरात्रों में गरबा नृत्य की प्रतियोगिता की जाती है, पहला सही हो जाएगा। फिर अगला है जान पर खेलना मुहावरे का सही शब्द क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। मतलब जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ा जोखिम लेना। अगर इसका वाक्य प्रयोग किया जाए, जैसे कि मान लो रमेश ने भीषण अग्निकांड में जान पर खेलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। ठीक, अगला है कि इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक। समूहवाचक पहले इसमें जो है तीसरा सही हो जाएगा, सेना, क्योंकि जिन शब्दों से समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं, जैसे सेना, टोली, ये सब। और हिमालय जो होता है, हिमालय का मतलब हिमालय, राम जो होता है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अनाज जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो आपको पता है इसमें से पहला सही हो जाएगा, धैर्य तद्भव नहीं है, क्योंकि धैर्य का तद्भव धीरज हो जाएगा। साटिका का धोती, दक्षिण का दाहिना, और धान्य का धान जो है धान्य का हो जाएगा धान। अब हम अगला देखते हैं, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। तो ये किस काल का हो जाएगा, तीसरे काल, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आपको पता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे गायक गीत गा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है तीसरा सही हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अगला है दिए गए शब्द का सही युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें से पहला सही हो जाएगा, जैसे लिखा असोच, आसोच। तो बिना सोच के, आसोच मतलब होता है जिसमें ताला बिछा है उसमें बिना सोच के, और इसका मतलब है अशुद्ध, ठीक है। तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला है अठकोना में कौन सा समास है। तो जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद संख्या पद हो। कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है, जैसे अठकोना, पंचवटी, षटकोण, दोराहा, पंचभुज। तो ये सब जो होते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। अगला है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि संघ का मतलब होता है साथ, और संघ का मतलब होता है समिति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। तो स्तुति का विलोम निंदा होता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रधान वाक्य का उपवाक्य उपस्थित हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको बता दिया, इसमें पहला सही हो जाएगा। अगला है जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा सही होगा। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आगम्य हो जाएगा, मतलब कि जो है तीसरा सही हो जाएगा। अगला है परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, तो वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए उसे परसर्ग कहते हैं। जैसे परसर्ग के सहायक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। फिर अगला है ये वाला
कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़बानी जमा खर्च करना। तो मुहावरा जैसे है ज़बानी जमा खर्च करना, इसका अर्थ होता है केवल बात और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बात और कुछ नहीं, तो इसका तीसरा हो जाएगा। फिर अगला है मैंने आम खाया वाक्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जैसे इसका अगर हम 23वां का देखें, जैसे इसका वाक्य प्रयोग करो, जैसे सोहन की बातों में मत आओ, वो केवल ज़बानी जमा खर्च करता है, ठीक है, खर्च करना जानता है, ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, ठीक है, ज़बान केवल ख़त्म कर देगा। तो देखो मैंने आम खाया वाक्य में किसका उदाहरण है, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, जैसे मैंने आम खाया, ठीक। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा आसन्न भूत। अगला मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाची में बदलने पर क्या होगा। तो कर्तवाची मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और जब कर्मवाची चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। तो इसका जो होता है तीसरा सही हो जाएगा। और प्रथम वाक्य जो मुख्यमंत्री कर्ता पर बल दिया गया है और दूसरे वाक्य में कर्म घोषणा पर बल दिया गया है, इसलिए, ठीक है। फिर 26 है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य वहाँ होगा तीसरा, जैसे कि वहाँ केवल 2 लोग थे, ठीक है, वहाँ केवल 2 लोग थे। फिर है देखो गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा संप्रदान कारक, जिसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति होता है के लिए या को होता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो आपको पता है कि मुहावरा जो होता है, जैसे कह रहा है ईमान बगल में दबाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईमान बगल में दबाना का मतलब बेईमानी करना। दुर्जन सेठ के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कम तौलता है, सचमुच उसने ईमान बगल में दबा रखा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा बेईमानी करना। अब हम 28वां देखते हैं, एक सेकंड, 28वां तो हो गया, 29 दिया है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखो पहला सही हो जाएगा, कह रहा है न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का क्या बना दिया है, आदेश बना दिया है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश बना दिया है। फिर है अगला है लास्ट, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। तो स्वाधीनता का पर्यायवाची होता है स्वतंत्रता। तो ये था जो है तीसरा सेट। अब हम चौथा सेट देखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, इसमें भाषा आहर्ता में है कि पहला है ये कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा प्राइड, क्योंकि प्राइड का अर्थ होता है गर्व या अभिमान। अन्य सभी शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा है, मतलब संतुष्टि है, ठीक है। अगला है आई वाज जो है प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाय माय एग्जाम रिजल्ट इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड प्लीजेंटली इज एन ऑब्लिक ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे का पहला एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो प्लीजेंटली है ये एडवर्ब होता है और प्लीजर का प्लीज और प्लीजेंट जो होता है वो प्लीजेंटली, ठीक है। प्लीजेंट जो होता है नाउन और प्लीजेंट क्या हो जाएगा वर्ब। तो अब हम देखते हैं तीसरा, करा सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु वॉल्स इन वंस स्लीप। तो इसमें जो है एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर के बारे में, ठीक है। तीसरा अगर देखें ये वाला, तो एग्नोस्टिक जो होता है ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाला, और जो ग्रोज होता है वो शिकायत करना, और जो
सोमनबुलिस्ट होता है वो नींद में चलने वाला होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा सही हो जाएगा, सोमनबुलिस्ट हो जाएगा। फिर अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड लेटेंट। तो इसका फोर्थ का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा जो है ऑब्वियस। ठीक है, ऑब्वियस हो जाएगा क्योंकि जो लेटेंट का अर्थ होता है अंतर्निहित और इसका जो एंटोनिम्स जो है ऑब्वियस होगा। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, और फॉर बिडिंग मतलब मना किया हुआ, और ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट। अगला है चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड एट वंस विट्स एंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है क्या करें, क्या नहीं करें। अंततः टू बी सो वरीड वाई अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसका मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पांचवें का क्या हो जाएगा? तीसरा, टू बी सो, ये वाला। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं 6 नंबर। कह रहा कि व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज जो है एबोलिश। इसका क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि इसका अप्रूव वर्ब मतलब स्वीकृति करना, मंजूर या अनुमोदन करना, ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज सेटिस्फैक्ट्री टू लाइक समथिंग। जैसे अगर एबोलिश वर्ब जो है रद्द करना, निरस्त करना, फॉर्मली पुट इन एंड इनटू अ सिस्टम यानी कि प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, कैंसिल एंड जो है एलिमिनेट। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दे वोट टू जो है एबोलिश द डेथ जो है पेनाल्टी जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का फर्स्ट हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, अगला है नाइदर मोहन नार हिज फिर स्पेस वेयर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। तो इसका क्या हो जाएगा? जब नाइदर या नार का प्रयोग जो है कंसेंटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वर्ब निकटतम मतलब सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार होता है। चूँकि जो वर्ब या वर्ब प्लूरल है तथा जो प्लूरल नाउन यानी फ्रेंड्स का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर 8, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दूसरा, फ्रेंड्स। अगला 8वां है, 8वां का क्या हो जाएगा? इसका पहला सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है स्पेस आई बेग्ड हिम नॉट टू डू मतलब टू गो, ही डिसाइडेड टू गो। तो देखो आल दो के मतलब होता है के बावजूद, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट, अतः यहाँ पे आल दोज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ना है इसको, जिसको पढ़ लो देख लो। कह रहा है मार्क्स एंगल्स साहित्य का निश्चित प्रयोजन मानते हैं लेकिन साहित्य में उसे सीधे सीधे व्यक्त करने के समर्थक नहीं है। मित्रा काउत्स्की को दिए गए पत्र में एंगल्स ने लिखा कि मैं जो प्रयोजन मुखी काव्य का कदापि विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति तथा कार्यकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना, और लेखक अपने द्वारा वर्णित सामाजिक टकरावों का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयारशुदा रूप से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्य बद्ध नहीं है। एंगल्स ने जो है अन्यत्र लिखा है, लेखक के विचार जितने छुपे रहें कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वो लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद उभर सकता है। मार्गरेट हार्कनेस को 1888 में लिखे पत्र में उन्होंने यथार्थवाद के बारे में लिखा है, मेरी राय में यथार्थवाद का अर्थ तहसील की सच्चाई का आम परिस्थितियों में आम चरित्रों का सच्चाई भरा पुनर्सृजन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स एंगल्स कलात्मक सौंदर्य की उपेक्षा नहीं करते, वे विचारधारात्मक आग्रह की मांग करते हैं लेकिन रचना की कीमत पर नहीं। यही नहीं, वे यथार्थ चित्रण को विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो एंगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है, तो आपको पता है कि एंगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में विचार की स्पष्ट
जो है अभिव्यक्ति हो, तो 9 का 2 हो जाएगा। अगला है 10वां है कि तफसील का अर्थ होता है, तो तफसील का अर्थ होता है ब्यौरा। फिर है मार्क्स एंगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो मार्क्स एंगल यथार्थ मतलब चित्रण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक, तो 11 का पहला सही हो जाएगा। अगला है रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा, कुछ, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो इसका 2 सही हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो कंठ अल्प प्राण के अंतर्गत का ग अंग आते हैं और ख घ कंठ महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा 3 अंगा हो जाएगा। अगला है 14 क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लीजिए संयुक्त वाक्य होते हैं, इसमें तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो है तेज़ वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। तो इसमें हो जाएगा जहाँ 2 या 2 से अधिक साधारण या प्रधान उपवाक्य उपस्थित हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण जैसे तेज़ वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। अगला 15 है कि दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। परिणाम और परिमाण, तो परिमाण का मतलब होता है, परिणाम का मतलब नतीजा और परिमाण का मतलब मात्रा, तो इसलिए 2 सही हो जाएगा, नतीजा और मात्रा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, तो अंधकार का ध्वांत और अंधेरा हो जाएगा, मतलब तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, और धनंजय का मतलब होता है अर्जुन, पार्थ या सब्यसाची। कानन का मतलब होता है वन, जंगल, अरण्य या विपिन। ठीक, फिर अब्र का मतलब होता है मेघ, बादल और जलद। फिर अगला है दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं, तो छत पर पक्षी बैठे हैं इसमें संबंध बोधक पर अव्यय है। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो इसमें मुहावरा इधर उधर की हाँकना अर्थात अर्थ बेकार की बातें करना, वाक्य प्रयोग जब करोगे तो इसका हो जाएगा रमेश कोई कार्य नहीं करता बल्कि इधर उधर ही हाँकता है, तो 18 का पहला हो जाएगा। अगला है शांति का विलोम शब्द क्या है, तो शांति का विलोम शब्द युद्ध है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। फिर अगला है कि अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय है, तो क्या हो जाएगा 20वें का जो है तीसरा हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड मतलब अल्प विकसित होता है और जो बैकवर्डनेस होता है उसका मतलब होता है पिछड़ापन। ठीक है, अब 21वां देखो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह मतलब किस प्रकार का समास कहलाता है, तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। उदाहरण जैसे नील कमल हो जाएगा, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, कर्मधारय। फिर अगला है उद्धव का लेन न माधव का देन, मतलब उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो उद्धव का लेन न माधव का देन का अर्थ किसी से कोई वास्ता न रखना। वाक्य प्रयोग जब करोगे तो मोहन जी तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं क्योंकि वे उद्धव का लेन न माधव का देन जैसे है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, किसी से कोई वास्ता न रखना। अगला है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, तीसरा हो जाएगा 6 का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इसके 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, 6 का अनुप्रास,
वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रव्यानुप्रास एवं अंतानुप्रास। 6 का अनुप्रास अलंकार में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है। उदाहरण जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। अगला है उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपको पता है कि जैसे जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, तो इसका तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक। अगला है मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यड़ संधि इक होता है। जैसे ई, उ, री, लिरी वर्ण के परे असमान स्वर होने पर क्रमशः य, व, र, ल होता है। मात्राज्ञा का मतलब होता है मातृधन आज्ञा, मतलब तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये मातृधन आज्ञा। अगला है अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। जो है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के जो है कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो जो हरिगीतिका जो 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 एवं 12 के विराम 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु अनिवार्य है। उदाहरण जैसे अन्याय सहकर बैठे रहना, यह दुष्कर्म है। अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों ने पांडवों का रण किया, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण बना। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हरगीतिका। अगला है अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? तो जो इसका तीसरा है कमल। कमल का संबंध अब्ज से है। अज के अर्थ हैं जैसे दशरथ के पिता का नाम ब्रह्मा और बकरा, इसको अज बोलते हैं। अगला है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो आपको पता है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर बाद रुका और चला गया। इसमें जो है उचित विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह होगा। जो आया, ठीक है, कहाँ है जो आया, फिर क्या हो जाएगा? जो आया पर लगेगा। यह तब लगाया जाता है जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़ता है। तो 28 का कौन सा जगह? तीसरा, अल्प विराम ऐसे लगता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में, ये भी अल्प विराम ही है। दिए गए विकल्पों में से ये भी है अल्प विराम। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो आपको पता है कि मुहावरा जो होता है वो जैसे इसका 29 का पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 99 के फेर में पड़ना अर्थ होता है धन कमाने में लगा रहना। वाक्य प्रयोग जैसे मनीष को किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा 99 के फेर में पड़ा रहता है। अगला है कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न मतलब होते हैं। ठीक, भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कबीरा सोई धीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, यमक। तो ये हो गया कौन सा? ये था चौथा। अब हम 5वां प्रैक्टिस देखते हैं। ठीक है, टोटल प्रैक्टिसों की संख्या जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, जिसमें से हम 5 आ गए हैं। ये कल तक कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा है वन हु इज न्यू टू, ठीक, न्यू टू द प्रोफेशन फॉर ट्रेड इज सेड टू VAN। कौन सा होगा? तो आपको पता है कि जो नो वाइस, ठीक है, जो ये नो वाइस है इसका मतलब होता है नौसिखुआ, और एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी क्षेत्र का जानकार, और स्टार्टर मतलब शुरू करने वाला। तो इसमें से दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कंप्लेंड राम, द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसका हो जाएगा क्योंकि
प्रश्न जो है वो असर्टिव के डायरेक्ट स्पीच में है। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, राम कंप्लेंट दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर होगा। ठीक है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो आपको पता है कि द वर्ड लेडी इज अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल और वुमेन, द इक्विवेलेंट आर जेंटलमैन। अ लॉर्ड इज अ मैन ऑफ नोबल रैंक और हाई ऑफिस, अ नोबलमैन। और जो एम्परर होता है मस्कुलिन जेंडर, इसका जो है फेमिनिन होगा एम्परर्स। और जो एक्टर जो है मतलब मैस्कुलिन जेंडर, इसका जो मतलब मस्कुलिन जेंडर में होगा एक्ट्रेस, मतलब किंग, किंग का मतलब क्वीन। ठीक, तो इसका तीसरा हो जाएगा, मतलब तीसरे का तीसरा। ठीक, ये लेडी हो जाएगा। फिर है चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द अपोजिट ऑफ, जो है क्या है, कन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट नाउन संघर्ष या विवाद होता है। अ फाइट और एन आर्गूमेंट, डिफरेंस या हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। तो जो है एग्रीमेंट नाउन जो सहमति या समझौता होता है। एकॉर्ड, एलिनेंस या ट्रीटी। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जैसे द टू कंपेनियंस केम इनटू कन्फ्लिक्ट, यह होता है द होल फैमिली वाज इन एग्रीमेंट विथ हर मैरिज। तो इसका ऑप्शन फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा, ये एग्रीमेंट। फिर अगला कह रहा है कि चूज द वर्ड व्हिच मीन द सेम एज डिस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पांचवे का जो है इसका हो जाएगा डिस्टेंट एडजेक्टिव है, काफ़ी या दूर हो जाएगा। वेरी फार या फार ऑफ, रिमोट। वाक्य प्रयोग करेंगे तो आई हैव जो है ट्रेवल्ड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये अदर वर्ड्स आर इट्स नियर, जो है एंटोनिम्स। तो ये हो जाएगा पांचवे का पहला। ठीक, पांचवे का हो जाएगा पहला। अगला है वन हु बिलीव इन फेट। ठीक है, इज। तो जो है फेटल, तो आपको पता है कि फेटल FATL का मतलब होता है जी, ठीक है, घातक हो जाएगा, मतलब रिजल्टिंग इन डेथ। और गो बिटवीन मतलब मध्यस्थ, एन एजेंट बिटवीन टू पार्टीज। और फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी, मतलब इनहेबिटेंस और फ्रांस। ठीक, तो इसका पहला सही हो जाएगा फेटलिस्ट। अगला है आई डोंट नो हु स्पेस दिस वॉल लास्ट नाइट। तो देखो इधर एक सेकंड, इस ब्रैकेट में दिया है सप्लाई करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जो है इसका क्या है दिया है कि पहला हो जाएगा ये पेंटेड, मतलब कि हो जाएगा, एक सेकंड, भूतकाल स्पष्ट है, अतः पास्ट सिंपल यानी वर्ब सेकंड पेंटेड का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला है कि आई फिर स्पेस हर ओनली फॉर 2 वीक्स सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो सेकंड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, हैव नोन मतलब कि होता है अपूर्ण कार्य दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। सामान्य समय सूचक शब्द भी आते हैं। अगला है नवा, इसमें गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के अर्थ आपको 11 तक आंसर देना है, 9 से 11। तो देखो कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छांट के उद्घटित करता हो, अर्थात यथार्थ एक ऐसी सच्चाई जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका। और कदाचित यही कारण है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ का जो है स्वर कभी अस्पष्टता तो कभी दबे दबे रूप में अवश्य बना रहा। यथार्थ केवल जीवन के इंद्रिय रूप का आकलन नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलू उसमें समाविष्ट है। समाजवादी यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, अस्तित्ववाद आदि समस्त जीवन विषयक दृष्टिकोण अपनी अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बूझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा कि यथार्थ का अर्थ होता है, तो इसमें से यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। तो हो जाएगा 9 का तीसरा हो जाएगा।
वास्तविक। ठीक। अगला है गद्यांश का केंद्रीय विषय है, तो हो जाएगा गद्यांश का केंद्रीय विषय यथार्थ हो जाएगा, मतलब पहला सही हो जाएगा। ठीक। अगला है आकलन का अर्थ नहीं होता, तो गद्यांश इसमें आकलन का अर्थ भविष्यवाणी नहीं होता। ठीक है, भविष्यवाणी तीसरा हो जाएगा। 11 का पहला, 11 का हो जाएगा तीसरा। फिर अगला है करा निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। करा मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक या अव्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, मैं कार्यालय से दूर पहुँच चुका था, इसी जंगल के पीछे नदी बहती है, तुम घर के भीतर जाओ आदि। ठीक है, अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से ये देखो उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो इसका क्या हो जाएगा वस्तु की अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त हो उन्हें अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ फल, बहुत सारे आम, थोड़ा सा गन्ना रस, बहुत सारे लैपटॉप, थोड़ा सा खाना। जैसे गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो ये 13वां का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा दिए गए जो समूह में से सही शब्द आगंतुक होगा। ठीक है, आगंतुक। फिर अगला है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें देखो अल्प विराम का प्रयोग होगा, क्योंकि अल्प विराम का प्रयोग पूर्ण विराम मतलब से कम समय पर रुकने के लिए किया जाता है। वाक्य रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टूट गई टांग, क्या टांग टूट गई, तो देखो खिलाड़ी है तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 15वां के क्या हो जाएगा दूसरा। फिर अगला है अगला देखो कह रहा है कि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहा गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि क्रिया का वह रूप जो वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति में क्रिया काल से निरपेक्ष होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ प्रयोजन है। वृत्ति के 6 प्रकार होते हैं और किसी कार्य व्यापार को संपादित करने की अनुमति, अनुनय, विनय आदि का भाव वक्ता के मस्तिष्क में निहित होता है। ऐसे वाक्य अनुज्ञात्मक होते हैं। तो यथा गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो क्या हो जाएगा 16वें का, इसमें से हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अनुनय विनय। फिर अगला है कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। कह रहा दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने से संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं कह रहा पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह हो निम्न है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा पत्ता चिट्ठी पंख, क्योंकि पत्र का अनेकार्थक शब्द होता है पत्ता चिट्ठी और पंख। अब हम अगला देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, जहर उगलना, तो जहर उगलना का क्या क्या हो जाएगा। जहर उगलना एक प्रचलित मुहावरा है
कड़ी और कड़वी बातें कहना। वाक्य प्रयोग जैसे रीता की छोटी बहू अवसर मिलते ही अपने सास पर जहल उगलने लगती है। तो 19 का क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो आपको पता है कि पाषाण का मतलब होता है पाहन, मतलब पाषाण तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा पाहन। रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात। सूकर का सुअर हो जाएगा। नृत्य का हो जाएगा नाच। तो इसमें से दूसरा सही हो जाएगा रात्रि निशा। अगला अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको पता है कि अधिष्ठाता शब्द में अधि जो है उपसर्ग लगा है। तो 21 का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। तो आपको पता है कि तिमिर जो होता है उसका पर्यायवाची अंधकार होता है और किरण का मरीच होता है और रात का निशा होता है। तो इसलिए 22 का दूसरा हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता लोकोक्ति का अर्थ हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। वाक्य प्रयोग सौरभ दिन भर बांसुरी बजाता है लेकिन यदि कोई बांसुरी सुनाने की कहे तो नखरे करता है। सत्य है कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। तो 23 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जहाँ उपमेय में उपान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आपको पता है कि जैसे मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण जैसे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जैसे जड़े। तो इसमें जो है 24 का क्या हो जाएगा? मनो जनो जानो ये सब आता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है 25वां कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको पता है कि योगी जो तत्सम है उसका जो तद्भव होता है योगी और जटा का होता है जड़, यम का होता है जम, यौवन का होता है जौवन। तो 25वां का मतलब पहला हो जाएगा। ठीक है, योगी। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाची का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो 26 का तीसरा हो जाएगा। अगला है खान पान में कौन सा समास है। तो खान पान में कौन सा समास हो जाएगा? तीसरा। इसमें देखो द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इन्हें जो है विराम इन्हें विग्रह करने पर और अथवा या यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे खान पान में का विग्रह करोगे तो हो जाएगा खान और पान। पाप पुण्य का हो जाएगा पाप और पुण्य। ऊंच नीच का ऊंच और नीच। तो इसलिए 27 का तीसरा सही हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला है कि हे सरल दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है में कौन सा छंद है। तो उल्लाला छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं जिसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हे सरलदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। इसलिए 28 का पहला सही हो जाएगा उल्लाला। अगला है वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो आपको पता है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द ऊसर होता है। मतलब 29 का तीसरा हो जाएगा। 29 का कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ऊसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो सभा शब्द स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग इसका होगा आज की सभा विकसित हो गई। ठीक है, नहीं, आज की सभा जो है वो विसर्जित हो गई। मतलब 30 का पहला सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कौन सा। अब हम अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा देखेंगे। देखो छठा मॉडल में पहला है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता है
इसका पहला सही हो जाएगा माई मदर वॉक्स लाइक आई डू, मतलब लाइक की जगह एज का प्रयोग होगा क्योंकि लाइक का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है जबकि एज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे आई कैन वॉक लाइक हिम और आई कैन वॉक एज ही। दूसरा हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है समवन आस्क्ड व्हाई डज नॉट सी रिजाइन। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, जो ये प्रश्न इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है, इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो समवन आस्क्ड व्हाई सी डिड नॉट रिजाइन होगा। तो इसका दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड चूज द वन व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस करेक्टली। ही अर्ग्ड द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट्स। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, ये जो प्रश्न क्या है, ये सिंपल पास्ट के एक्टिव वॉइस है, इसका जब पैसिव बनाओगे तो हो जाएगा द काउंसिल वाज जो है अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट्स होगा। तो इसलिए तीसरे का पहला सही हो जाएगा। अगला है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन चूज द वन व्हिच कैन बी जो है सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज एनिमल्स ऑफ अ गिवन रीजन फॉर पीरियड। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि फ्लोरा का मतलब होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति और फ्लॉक का मतलब होता है जानवरों का झुंड और फौना मतलब होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु। तो फोर्थ का 3 हो जाएगा फौना। फिफ्थ है कि व्हाट इज फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर। तो इसका देख लीजिए, आपको पता है कि मिस्ट्रेस इज अ वुमेन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। बैचलर का मतलब होता है मेल का हो जाएगा मेड यानी कि फीमेल, हॉर्स मिल का मेयर हो जाएगा फीमेल। तो इसलिए 5वें का पहला हो जाएगा मिस्ट्रेस। अगला है अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी केयर्स अबाउट अदर्स इज कॉल्ड। तो इसका 6ठे का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कंपो जो है कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट काउंसिल मतलब सर्वदेशीय या महानगरीय। और जो फैट्रीसाइड का मतलब होता है द किलिंग या किलर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर यानी कि भातृहंता। तो इसलिए 6ठे का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये अगला है ये वाला, कह रहा आई डिड नॉट स्टेल हिज बुक। ऑप्शन कह रहा ऐड क्वेश्चन टैग। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वहाँ के पास सिंपल टेंस का नकारात्मक है इसलिए क्वेश्चन टैग जो है सकारात्मक यानी डिड आई होगा। तो यानी कि 7वें का तीसरा सही हो जाएगा। अगला है कि व्हेन आई वोक अप माई मम्मी स्पेस फिर कह रहा है ब्रेकफास्ट। इसमें कह रहा है सप्लाई करेक्ट टेंस फ्रॉम। तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, जब दो घटनाएं भूतकाल को ही हों तो पूर्व घटित घटना को पास्ट परफेक्ट में व्यक्त किया जाता है एवं बाद की घटना को पास्ट सिंपल में। अतः यहाँ हैड ऑलरेडी जो है प्रिपेयर्ड का प्रयोग होगा, इसलिए 8वें का दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कि अगला कौन सा हो जाएगा, देखो इसको पढ़ के आंसर देना है। ठीक, क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे प्रश्नों दीजिए। करा वस्तुतः भाववादियों में सौंदर्य को कला और साहित्य के रूप में मतलब फॉर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, सौंदर्य को विशिष्ट कलात्मक मूल्यों से जोड़ दिया गया। यहाँ दुहाई शब्द जो है दुहाई शुद्ध कलात्मक मूल्यों की दी जाती है लेकिन प्रयोजन जो है बुर्जुआ संस्कृति की सुरक्षा का होता है। जनजीवन के संघर्ष समर्पित साहित्य और काव्य की पहचान के लिए आवश्यक चेतना का विकास ही नहीं होने दिया जाता है। भाववादी जो है बुर्जुआ सौंदर्य जनवादी कला और साहित्य की मूल्यवान विरासत से जनता को वंचित करने का षड्यंत्र रचता है। साधारणतः सौंदर्य शास्त्र के विद्वान जिस सौंदर्य का विवेचन करते हैं वो साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है। कला अथवा साहित्य के फॉर्म में कल्पना, बिंब, प्रतीक जो है ध्वन्यात्मकता, नाद, रस, अलंकार आदि के माध्यम से उत्पन्न सौंदर्य कला हो जाएगा। एक सेकंड, सौंदर्य कला अथवा साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वो जन से समाज से जुड़े। तो इसका जो 9वां हो जाएगा, आपको पता है इसमें कह रहा विरासत का आशय है
तो विरासत का आशय होता है उत्तराधिकार, तो यानी कि 9वां का तीसरा सही हो जाएगा उत्तराधिकार। अगला है गद्यांश का केंद्रीय विषय है, तो गद्यांश का केंद्रीय विषय सौंदर्य शास्त्र हो जाएगा, मतलब 10वीं का तीसरा हो जाएगा। ठीक, अगला है करा साहित्य की सार्थकता है जब वो क्या होता है कि साहित्य की सार्थकता जब वो समाज से जुड़े, तो यानी कि 11 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है, तो अनेक मतलब होता है अन धन एक में अन उपसर्ग होगा, यानी कि 12 का पहला हो जाएगा। अगला है कि मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में जो है अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। तो आपको पता है कि वह सर्वनाम शब्द जिनसे निजत्व का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं स्वयं, खुद, अपने आप। उदाहरण जैसे मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, तो 13 का तीसरा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला कह रहा है उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तवाच्य होगा। तो आपको पता है कि कर्मवाच्य का मतलब होता है उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, कर्तवाच्य वो 2 पत्र लिखेगा। ऑप्शन 14 का फर्स्ट हो जाएगा, वो 2 पत्र लिखेगा। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा नौका। नौका का पर्यायवाची जो है तरड़ी, जलयान या नाव या सारंग मोर का पर्यायवाची है, तो 15 का पहला हो जाएगा। अगला है अर्वाचीन का विलोम होता है, तो यथार्थ का होता है कृत्रिम, अर्वाचीन का प्राचीन, वर्तमान का भूत और आधुनिक का प्राचीन, इसलिए 16 का 2 हो जाएगा। ठीक, प्राचीन हो जाएगा। अगला है कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसके लिए शब्द होता है तर्क सम्मत, मतलब 17 का 2 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। कह रहा है खाकर डकार नहीं लेना, तो इसमें मुहावरा खाकर डकार नहीं लेना का होता है हजम कर जाना। वाक्य प्रयोग करोगे जैसे रोहन ने साहिल से रुपए उधार लिए, लेकिन उसकी स्थिति ये रही कि खाकर डकार नहीं ली, मतलब कि हो जाएगा 18 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो 19 का आपको पता है कि क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, मतलब 19 का 2 सही हो जाएगा भूतकालिक रूप में। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो वाक्य दीपांशु आते ही रोने लगा सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, तो 20वें का क्या हो जाएगा, पहला दीपांशु आते ही रोने लगा। अगला है, एक सेकंड, ये कह रहा श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से जो है लिया हुआ माना जाता है। तो आपको पता है कि हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने जो है विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु ने जो है पूर्ण विराम जो ये होता है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी जो है विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। तो यानी कि 21वां का कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। अगला है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। कह रहा है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में संपन्न होती है वो आसन भूतकाल कहलाता है। उदाहरण जैसे आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है, तो इसलिए 22 का 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कह रहे दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्रा और इंद्र, तो इंद्रा का होता है इंद्राणी और इंद्र का होता है सुरपति, इसलिए 23 का 5वां सही हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। तो जो फुनगी देशज शब्द है, तो चौथा का फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। तो जो खग शब्द है, ठीक, इसका देखते हैं। तो खग शब्द का क्या हो जाएगा, खग शब्द का अर्थ है द्विज और पक्षी और पखेरु। ठीक है। तो 25 का तीसरा हो जाएगा मृदुल। अगला है 26वां देखते हैं। कह रहा है आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन
होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो आलंबन या उद्दीपन के द्वारा आश्रम के हृदय में स्थायी या अस्थायी भाव या जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रम में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है, यानी कि 26 का पहला हो जाएगा अनुभाव। फिर है मक्खी पर मक्खी मारना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मक्खी पर मक्खी मारने का अर्थ होता है पूरी नकल करना, मतलब वाक्य प्रयोग जैसे करो। तो जब मैं यहाँ आया तो मक्खियों पर मक्खियाँ मार रहा, मक्खियों पर आया हूँ, मक्खियों पर मक्खियाँ मार रहा हूँ, मतलब तीसरा हो जाएगा 27 का तीसरा, पूरी नकल करना। अगला है सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। ठीक, तो 28 का पहला सही हो जाएगा गुणवाचक। अगला है विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपको पता है कि विधि का विलोम शब्द निषेध है, तो 29 का तीसरा हो जाएगा। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज बोलते हैं, और जिसका जन्म बाद में हो उसे अनुज, और जो ज्ञात न हो उसे अज्ञात, और जो आगे की सोचता हो उसे अग्रसोची, यानी कि 30वें का पहला हो जाएगा अग्रज। अब हम अगला देखते हैं, मतलब प्रैक्टिस नंबर 7। प्रैक्टिस नंबर 7 में है पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है बी प्रिस्पेस देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, अतः रिक्त स्थान में हैव बीन जो है इस एक्सपेक्टिंग का प्रयोग होगा, तो इसलिए पहले का दूसरा सही हो जाएगा हैव बीन एक्सपेक्टिंग। अगला है कि ही सेड टू मी गो होम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली एक्सप्रेस द अबव सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? आपको पता है कि ये प्रश्न जो है डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही टोल्ड मी टू गो होम होगा, इसलिए दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला है सेलेक्ट द वर्ड व्हिच इज चूजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है द फैक्ट्स ऑफ द केस आर जो है ऑब्सक्योर्ड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि जो ऑब्सक्योर्ड का प्रयोग जो होता है अस्पष्ट करने के अर्थ में किया गया है, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो एंटोनिम्स को होगा क्लैरिफाइड होगा, क्लैरिफाइड। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना, और जो है इल्यूस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या, और एग्जिबिट का होता है दर्शाना, और क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना। तो तीसरे का इसीलिए जो है तीसरा सही हो जाएगा क्लैरिफाइड। अगला कह रहा है सम द डेंजरस पाथ, व्हाट इज़ द पैसिव फॉर्म द अबव सेंटेंसेस। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है, इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा लेट द डेंजर्स पाथ द जो है सेंड होगा, इसलिए फोर्थ का दूसरा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है व्हिच इज़ द अपोजिट ऑफ जो है माइटी। तो इसमें क्या माइटी जो है एडजेक्टिव है, मतलब महाबली या प्रक्रमी, पोजेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर आर स्ट्रेंथ, यानी कि वेरी स्ट्रांग और पावरफुल फोर्सफुल। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही इज अ बिग माइटी मैन, सो अपोजिट ऑफ माइटी इज वीक हो जाएगा, इसलिए पांचवे का दूसरा सही हो जाएगा। फिर है द प्लूरल फ्रॉम अ मैन ऑफ वार इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड इनटू प्लूरल। तो यानी कि यहाँ पे 6 का 2 हो जाएगा मैन ऑफ वार। फिर कह रहा है अ डिजीज दैट सेपरेट्स बाय कांटेक्ट जो है कांटेक्ट इज कॉल्ड। तो सातवें का जो है इनकरेबल मतलब ऑफ ए सिक पर्सन ऑफ जो है डिजीज नॉट एबल टू बी कर्ड असाध। जब इन्फेक्शंस होगा तो ऑफ आर डिजीज काउंसलिंग जो है ऑर्गेनिज्म लेवल टू बी ट्रांसमिटेड टू पीपल ऑर्गेनिज्म etc थ्रू द
इन्वायरमेंट यानी कि संक्रामक, और फेटल का मतलब होता है लीडिंग टू फेलियर और डिजास्टर मतलब घातक, और जो है कंटेगियस का होता है ऑफ आ डिजीज मतलब सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जो है टिपिकली बाय डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब आसपास संचारी, इसलिए सातवें का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है रबी फिर स्पेस लिविंग हियर टू 6 मंथ सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म। तो इस वाक्य में समयावधि अस्पष्ट है, अतः जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। संरचना कैसे हो जाएगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैज प्लस है बीन प्लस बी वर्ब के में आईएनजी फॉर्म प्लस जो है अदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आठवें का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा हैज बीन लग जाएगा। अब कह रहा है कि गद्यांश को पढ़ के आंसर दीजिए, तो पढ़िए। कह रहा है साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है, धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु इसका केंद्र बिंदु वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मानदंड के रूप में स्थापित होता है। यदि मानव समाज में इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बिरादरी से जो है बहिष्कृत करने की परिपाटी भी आवश्यक माना जाता है। एक रूपता जो है समस्त साहित्य में अंतर वाहिनी के रूप में परिलक्षित होती है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया है कोई प्रतिपादन का अर्थ होता है, तो प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण। ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर कह रहा है अवहेलना का अर्थ होता है, तो देखो अवहेलना का अर्थ होता है तिरस्कार, यानी कि मतलब 10वें का पहला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो 11वें का हो जाएगा दूसरा। ठीक, साहित्य और मूल्य। फिर है यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो 12वें का हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, यानी कि 12वें का दूसरा हो जाएगा। आपको पता है कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे यह घर मेरा है। अब हम 13वां देखते हैं। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब का हिंदी पर्याय हुए कौन सा है, तो यहाँ पे अंग्रेजी शब्द हिंदी पर्याय एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब होता है प्रशासनिक नियंत्रण, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करोगे, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो देखो ये एक सेकंड तीसरे वाले में देख लो पहले इसमें कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्यवाही होगा, और जब इसका एक्शन देखोगे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक योग्यता एबिलिटी हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कन्वेनेंस जो होता है कन्वेनेंस होता है, इसका मतलब प्रशासनिक सुविधा। अब देखो 14वां कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इसमें थोड़ी सी किस प्रकार क्रिया विशेषण है, देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो परिमाणवाचक ये पहला हो जाएगा, क्योंकि वह अभिकारी शब्द जिसमें किसी भी क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूर्णतया, थोड़ा, सर्वथा, पर्याय। उदाहरण जैसे क्रिया कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। फिर है अगला 15वां, कह रहा है कि स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो स्वदेश का संधि विच्छेद जब करोगे तो सा प्लस उद्देश्य हो जाएगा। स्वदेश में गुण संधि, इसमें जो है आ ऊ मिलकर ऊ होता है, इसलिए 15 का तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो नीलिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है, तो यानी कि 16 का 2 हो जाएगा। फिर सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो 17 का तीसरा सही हो जाएगा। परिमाणवाचक वह अभिकारी शब्द जिसमें किसी क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अंशतः, पूर्णतः, सर्वथा, पर्याप्त आदि। उदाहरण जैसे लो तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। फिर अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए, तो मिश्र वाक्य ज्ञात करना है, तो
इसमें से तीसरा सही हो जाएगा। आपको पता है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम ने जो कार खरीदी वो पुरानी है, इसलिए 98 का तीसरा सही हो जाएगा। अगला है जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो 19वां का क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? वाक्यांश जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात हो जाएगा, इसलिए 19 का 1 हो जाएगा। फिर अगला है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द जो है शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका पहला हो जाएगा, क्योंकि लक्षणा शब्द जो है शक्ति में मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। उदाहरण जैसे पेट में आग लगी। आपको पता है वाचक का अर्थ होता है अर्थ शक्ति की, वाच अभिधा, लक्षक का होता है लक्ष्य लक्षणा और व्यंजक का व्यंग्य व्यंजना। ठीक, तो इसलिए 20 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है कि क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित में से क्या क्या होता है? तो जो है इसका देखो, यहाँ पे देखो, इसका हो जाएगा फोर्थ वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि क्रिया, ठीक है, क्रिया शब्द, क्रिया जो होता है वो शब्द जिसमें क्रिया का संबंध है, इसका पद परिचय निम्नलिखित तरीके से होता है। जैसे क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल। फिर हम अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? तो जो निगोड़ा है, ये तीसरा, निगोड़ा हिंदी उपसर्ग में नी से बना है, जबकि कमसिन में कम में उपसर्ग होता है, ठीक है, इसलिए तीसरा हो जाएगा। फिर अगला है कि दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा? दूसरा संदेहार्थक है, क्योंकि संदेहार्थक वृत्ति वाले वाक्य वे हैं जिनमें संदेह के साथ बात की जाती है। उदाहरण जैसे उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, ठीक, तो इसलिए अगला है कि नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो इसमें से दूसरा सही हो जाएगा, स्पिनगार्न। नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग हिंदी जो है, जैसे देखो, नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग पश्चिमी चिंतक स्पिनगार्न द्वारा किया गया था। फिर अगला है इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? तो देखो, आग का अनल होता है, वायु का अनिल, और संताप का दुख, और परिताप का भय होता है, तो इसलिए 25 का दूसरा हो जाएगा। फिर है कि इनमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? तो इसमें चौथे में उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो जिसका, जैसे जो की, पहले देखो, जिसका, जैसे, जो की, जो, सो, जितना, उतना आदि उदाहरण हो। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, जो सोता है सो खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने परिश्रम किया वो सफल हो गया। अब अगला है जो धनिया न स्वर है, जो धनिया न स्वर है न व्यंजन, धनिया लिखा है, ध्वनिया होना चाहिए, गधेला लिखा पता नहीं कैसे, ध्वनिया, ठीक है, कट कर दो, ध्वनिया समझ जाना। जो ध्वनिया न स्वर है न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि इसका तीसरा हो जाएगा, उसे अयोगवाह कहेंगे। अयोगवाह क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ड जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जिसे हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंग और आहा अयोगवाह वर्ड होते हैं। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। कह रहा है हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इधर देख लो यहाँ पे कि ऐसे शब्द, तो इसमें से पहला हो जाएगा विशाल। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुरे लोग, साफ बस्ती, विशाल वृक्ष। उदाहरण, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। अगला है देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आपको बताइए, पहला हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी ने, क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए विकल्प सुझाए थे। उनमें से
पंचमाक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव प्रमुख था। फिर हम अगला देखते हैं। कह रहा जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो पहला हो जाएगा अप्रत्याशित, जो है वाक्यांश जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित होगा। अब हम अगला सेट नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है ही सेड ओमेन, ही सेड व्हेन कैन आई गो, चूज द करेक्ट ट्रांसफर। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एबव सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें इंट्रोगेटिव, इस प्रश्न में क्या है, इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है। इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हो जाएगा सी वांटेड टू नो व्हेन सी कुड गो होगा, इसलिए ऑप्शन का पहला सही हो जाएगा। फिर अगला है कि चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु इस एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रिलेटिव, क्या हो जाएगा, रियलिटाइज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि देखो एस्केपिस्ट इसका मतलब होता है पलायनवादी, और रेपिस्ट का मतलब जो है बलात्कारी, और पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषीवादी, और बेनीफैक्टर का मतलब होता है लाभ योगी, इसलिए दूसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, जो है इन्यूंडेट। ठीक, तो इसका जब आप करोगे तो आपको पता है डिल्यूज, इनगल्फ, ड्रेन से बाढ़ का पानी, मतलब बाढ़ या पानी की बहुलता का बोध होता है, जबकि जो है स्वाम्प का अर्थ होता है दलदल। इन्यूडेट का मतलब होता है जलमग्न होना, इसलिए तीसरे का दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला है चूज द सेंटेंस व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से तीसरा होगा, क्योंकि जो न्यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, अतः द न्यूज इज गुड सही होगा। फिर अगला है आफ्टर द शावर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन। इन द एबव सेंटेंसेस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो अगर इसमें से तीसरा कंजक्शन सही होगा, क्योंकि अगर आफ्टर या बिफोर के बाद जो है केज का प्रयोग हो तो वो जो है कंजक्शन होता है, इसीलिए। फिर अगला छठा देखते हैं। छठा है कि दोज न्यूज़पेपर स्पेस इन अ बिग स्टक सप्लाई सुटेबल वर्ब फॉर्म। तो इसमें दोज न्यूज़पेपर आर जो है डिलीवर्ड इन अ बिग स्टक। ठीक है, यहाँ जो है पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसलिए छठे का चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव। फिर अगला है कि ही हैज़ जो है स्टोलन माई बुक स्पेस सप्लाई करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे देखो दूसरा हो जाएगा हैज़ नॉट ही, मतलब दिया गया वाक्य जो है सकारात्मक प्रेजेंट परफेक्ट में है, अतः क्वेश्चन जो है टैग नकारात्मक होगा, इसलिए अब अगला देखते हैं। ही मतलब बी स्पेस हिम द मनी सप्लाई द करेक्ट टेंस। तो इसमें से दूसरा हो जाएगा हैव पेड, शुद्ध विकल्प है हैव पेड, वाक्य का प्रेजेंट जो है परफेक्ट में होना चाहिए, इसीलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इसको पढ़ के आंसर दो गद्यांश का। कह रहा है मीरा का साहस आज वर्तमान में उपभोग की वस्तु एवं बाजारवाद की शिकार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। मीरा स्वतंत्रता एवं शक्ति का प्रतीक लगने लगती है। मीरा मनुष्य को प्रेम करने की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रेम मनुष्य हृदय का विस्तार करता है और विरोध की शक्ति पैदा करता है। मीरा ने स्त्री के उस स्वर को वाणी दी जो सामंतवादी व्यवस्था एवं पितृसत्ता ने दबा रखी थी। मीरा ने समाज से लड़ने के पूर्व परिवार में संघर्ष किया, समाज से पहले अपनों के दमन को झेला। अंततः मीरा द्वारका पहुंचती है। मीरा की मृत्यु को लेकर रहस्य किंवदंती है कि मीरा जो है कृष्ण जी की मूर्ति, यहाँ पे कृष्ण केवल लिखा है, ऐसे लिख देती, श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समाना वैसे ही है जैसे अगस्त जी का
घड़े से उत्पन्न होना। मीरा आत्महत्या नहीं कर सकती। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति संघर्ष करने से डरता है। प्रमाण न होने से जो है किंवदंतियों का निर्माण हुआ। मीरा और अधिक समय रह जाती तो सत्ता को हानि ही थी। वैसे भी संप्रदाय वाले संत भी मीरा से खुश नहीं थे। मीरा ने विरोध का स्वर गाया और दासता स्वीकार नहीं की, न राणा की और न ही किसी संप्रदाय की। मीरा जीवन एवं संसार का सत्य जान चुकी थी। मीरा ने स्वतंत्रता का रस चख लिया था, दोबारा नहीं बांधी जा सकती थी। गद्यांश में दमन शब्द का आशय है, तो जो इसका दूसरा सही हो जाएगा अत्याचार। मतलब गद्यांश में दमन का आशय अत्याचार है। फिर है अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है? तो मनुष्य के हृदय का विस्तार प्रेम करता है, इसलिए 10वें का तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला है पितृसत्ता का आशय है, तो पितृसत्ता का आशय है पितृ प्रधान राज्य, अर्थात 11 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का जो है पर्यायवाची है? तो स्त्री के पर्यायवाची होते हैं कलत्र, दारा, योषा, इसलिए 12 का चौथा हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन जो है अंतः अस्था व्यंजन है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपको इसका पहला सही हो जाएगा यारला वा, क्योंकि जो अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे यारलवा, ये वर्ड जीभ और होठों के जो है परस्पर सटने से बोले जाते हैं, किंतु कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते हैं। फिर हम अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि देशार्पण में कौन सा समास है? तो देश, इसका पहला हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि देशार्पण शब्द में तत्पुरुष समास है। इस समास में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है और गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान एवं विशेष होता है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प होता है, जैसे फल, फूल और मांस सब कुछ खाने वाला। तो इसका मतलब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी ऐसे जीवों को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति, सब्जी और फल, अनाज और मांस दोनों को शामिल करें। फिर अगला है 16 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखो वर यात्रा का होता है बारात, वर्षा का बारिश, अश्रु का आंसू, हस्ती का हाथी, ठीक है, इसीलिए 16 का 2 हो जाएगा वर्षा। फिर अगला है ये कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बेलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो दाता, इसको देख ले एक सेकंड, दाता, ठीक है, तो दाता का देखो इसका तीसरा हो जाएगा याचक, क्योंकि दाता का विलोम याचक होता है। दाता का अर्थ होता है देने वाला, जो देता है उसे दाता कहा जाता है। यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो आप दाता कहलाते हैं, यदि आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप एक याचक हैं। फिर यह कह रहा है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक, तो इसका दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिए गए वाक्यों में भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। वाक्य जो है वाक्य सबसे मतलब शुद्ध है, ठीक है, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कि इसमें से इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि सजातीय क्रिया यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद जो है एक ही धातु से बने हों तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं, जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है। फिर अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो, ठीक है, तो देखो मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो जब इसका 20वां का क्या हो जाएगा? दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे काटना से कटवाना, करना से करवाना। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो इसीलिए सेकंड हो जाएगा सही। फिर कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है 2-2 हाथ करना। देखो इसका तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि 2-2 हाथ करना मुहावरे का अर्थ होता है अंतिम निर्णय के लिए तैयार रहना। वाक्य प्रयोग जब इसका करोगे तो हो जाएगा भारतीय सेना किसी भी दुश्मन देश से 2-2 हाथ करने में सक्षम है। वह वाक्य का या वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का विशेष मतलब
किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होते समय मुहावरा लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। अब हम अगला देखते हैं। कह रहा है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो इसमें से तीसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कारक जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी को बोलने, बुलाने और पुकारने का बोध होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी आदि। अजी सुनते हो, ऐसे टाइप का होता है। मतलब उदाहरण जैसे, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है, धर्म में कौन सा समास है? तो इसमें से बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं। प्रत्येक दो शब्दों के बीच और योम तथा या अथवा में से किसी एक का लोप हो पाया जाता है। इसका समस्त पद योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। उदाहरण जैसे अच्छा बुरा, नीचे ऊपर, दूध रोटी, धर्माधर्म आदि। इसीलिए तो 24 हो जाएगा कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें से दूसरा सही हो जाएगा। देखो, शुभेच्छा का संधि विच्छेद शुभ धनी चाय। शुभेच्छा गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। जब संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ जो है छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनता है। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। और जब छोटा आ बड़ा आ के साथ जब है री हो तो वो अर बनता है। और तो यह जो है गुण संधि कहलाता है। अब हम अगला देखते हैं। कह रहा, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगला है, कह रहा है कि एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय है। तो ये जो है आपको पता है कि ये अंग्रेजी शब्द है। इसका मतलब होता है एमेलगेमेशन का अर्थ होता है समामेलन, और अमेंडमेंट का होता है संशोधन, और रेटिफिकेशन का मतलब होता है परिशोधन, और असेंबली का सम्मेलन। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समामेलन। ठीक है, समामेलन 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो अगला है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका जो है अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, यमक अलंकार। क्योंकि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है। 28वां है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान। तो इसका क्या हो जाएगा? 28वें का दूसरा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, इस कहावत का अर्थ होता है कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। अगला है कि 4 विकल्पों में से उसका चयन करिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो देखो, इसका दूसरा सही हो जाएगा कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। वाक्य में सभी शुद्धियाँ हैं, अतः यह वाक्य सत्य है। अगला और थर्ड लास्ट देखते हैं कि धर्म में आस्था रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का जो है कौन सा है, या चुनाव करिए। तो देखो, इसका तीसरा सही हो जाएगा, धर्मात्मा। क्योंकि धर्म में आस्था रखने वाले को के लिए एक शब्द होता है, धर्मात्मा। तो ये हो गया जो है मॉडल नंबर 8। ठीक है। अब हम 9 से लेके 15 तक टोटल 15 सेट हल करेंगे। रात में आके जो है मतलब और कर लेंगे। ठीक है। 6 सेट और सॉल्व कर लेंगे, बस ये हो जाएगा ख़त्म। तो फिर हम अगले बार में जो है सामान्य अध्ययन का सेट हल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो इसको अदर लोगों को शेयर कर सकते हैं, और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक। तो अब हम 9 वाला देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो किरण पब्लिकेशन बुक है वो बहुत ही बेस्ट बुक है। आप लोग चाहें तो उसको ख़रीद भी सकते हैं और घर पे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि
8-10 दिन लगेगा उसको सॉल्व करने पर। अभी भी जो है 3-4 कुछ दिन बाकी हैं, तो अगर रात दिन आप एक दिन में कम से कम 3-4 सेट सॉल्व करें तो टोटल 20-25 सेट हो जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट इससे प्राप्त होगा। तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।